हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और सामने हमने लिखा हुआ भी है कि हम लोग अब पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसके पहले के जो 2 लेक्चर हुए हैं उनमें हमने क्या कहा था? पहले लेक्चर में हम लोगों ने घन कोण तथा वैद्युत फ्लक्स को ठीक से समझा और फिर उसके बाद में हमने पढ़ी गॉस की प्रमेय। और ये तीसरा लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का डेरिवेशन आता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जितना आपके गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके ये डेरिवेशन है, जितने भी अनुप्रयोग गॉस के नियम के। आज हम लोग उसका पहला अनुप्रयोग करने वाले हैं। ध्यान से एक एक चीज को समझना। लिखा गया है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक चीज को समझना। जैसे मान लो ये कोई आपके पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित है, एक समान आवेशित मान लो इस पर प्लस प्लस है, ठीक। पहले समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद डेरिवेशन आप देखोगे। इसके पहले आपने इतना सरल तरीका वाकई में कभी नहीं पढ़ा होगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। क्या माना कि माना है कोई अनंत लंबाई का तार जिस पर एक समान रूप से क्या है, आवेशित है या एक समान रूप से चार्ज है, ठीक। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P होता है, वो कुछ दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, R। क्या मान लेते हैं, R। और यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी और गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। इतनी बात समझ गए? सब कुछ लाइन में छिपा है, आप हेडिंग देखो। अनंत लंबाई का, तो ये अनंत लंबाई का कोई तार हो गया और इसमें हम कुछ लंबाई एक बीच में L मान लेंगे। है तो ये अनंत लंबाई का, लेकिन हम लोग जब हल करेंगे तो प्रॉपर कोई एक लंबाई मान लेंगे, ठीक। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट। अब इस तार के निकट यानी स्मॉल r दूरी मान ली, छोटी सी दूरी, इसके निकट यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसका ओरिजिनल फिगर कुछ इस टाइप से होगा, पहले से ही बना के रखा ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अब देखो एक एक चीज को समझना आप ध्यान से। इसको यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले इसकी हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से। पहले हम लिखेंगे माना कोई आवेश Q। आप भी वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट करना स्टार्ट करो। इधर हम लिख रहे, उधर आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। पहला चैप्टर आपने देखा होगा, एक भी सिंगल हेडिंग हमने नहीं छोड़ी जो आपको ना पढ़ाई हो। पूरा सिलेबस पढ़ाया, पूरे न्यूमेरिकल करवाए, 30 से 35 न्यूमेरिकल। चैप्टर 1 के सिर्फ इतने न्यूमेरिकल, आप समझ रहे होंगे। वैसे ही आप इसका नोट्स बनाते हुए चलें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक आवेश, माना एक आवेश स्मॉल q, ठीक। माना एक आवेश स्मॉल q लंबाई L की, लंबाई L की किसी रेखा पर, लंबाई L की किसी रेखा पर स्थित है, ठीक। बिल्कुल आसान थ्योरी लिखवा रहा है। हमने क्या कहा, माना एक आवेश कोई Q है, लंबाई L, कोई लंबाई मान लो, देख रहे हो आप फिगर में। माना एक आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर स्थित है, ठीक। तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रति एकांक, ठीक, ये एक वर्ड लिख लेना, तथा प्रति एकांक लंबाई में या प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को, फिर से समझ लो। माना एक आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर स्थित है तथा प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व, और इसको हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा कहते हैं। पहले तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर से समझ लो। अब देखो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले सिखाए थे पूरा काम आएगा। कह रहा है प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाएगा लेमडा बराबर Q/L। ये बात ध्यान से समझो। प्रति एकांक हमने क्या आपको सिखाया कि जो वैल्यू नीचे हो इसमें एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, क्या, प्रति एकांक। क्या जोड़ दिया जाता है, प्रति एकांक। तो प्रति एकांक लंबाई में यानी L का मान क्या हो गया, 1। प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर आपसे इसका मात्रक पूछा जाए तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका ओवरऑल मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? कभी कभार एक नंबर का अलग से पूछ दिया जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे किसी L लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को
या प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे, और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा इक्वल क्यू अपान एल, क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी समझो, हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी क्यू की, तो हम लोग क्यू बराबर अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल लेमडा इंटू एल, और ये मान लो समीकरण नंबर 1। पहले तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग गॉस की प्रमेय लगाएंगे और आसानी से प्रूविंग तक पहुंच जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, समझना ध्यान से, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, आप भी लिखना स्टार्ट कर दो, माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, आवेशित तार है। चेक करते हुए चलो, ये देखोगे यहाँ पर आप, ये अनंत लंबाई का एक तार मान लिया और एक समान आवेशित यानी पूरे पर बराबर आवेश। क्लियर? माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका, क्या लिखोगे, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। अब ये ना सोचना फिर से वही लिख रहा है, एक चीज समझो, कुछ लोगों को हो सकता है जब हम डेरिवेशन बताते हैं तो ये लग रहा हो कि बहुत ज्यादा थ्योरी लिखाते। बेटा एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो एग्जाम में नंबर भी शॉर्टकट आते। आप अपने सीनियर्स से पूछोगे, यानी जिनका 12th हो चुका है, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे कि कहते पेपर हमने बहुत अच्छा किया था, नंबर पता नहीं कहाँ चले गए। पेपर हमने बहुत अच्छा किया था, पूरा 70 में 70 की फिजिक्स सॉल्व की थी, नंबर पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये नंबर कहाँ चले जाते हैं? यहीं से निकल जाते हैं। समझ गए? अगर 5 नंबर का डेरिवेशन आया है और आप सीधे मैथमेटिक्स की तरीके गुणा भाग कर दोगे और फाइनल आंसर लिख दोगे तो क्या 5 नंबर मिलेंगे? वहां मिलेंगे आपको 3 नंबर, 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अगर 3 नंबर का डेरिवेशन आप थ्योरी नहीं लिख रहे हो, सीधे गुणा भाग करते चले जा रहे हो, वहां 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे एक एक दो करके लगभग 10 नंबर कम हो जाएंगे और आप सोचते रहोगे नंबर कहाँ चले गए। तो बिल्कुल भी हम स्मार्ट वर्क नहीं कराएंगे। यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया जाता है हर जगह पर नहीं, शॉर्टकट वहां मतलब। अब थ्योरी नहीं लिखोगे तो अब समझो यहाँ पर, अगर इस फिगर की थ्योरी नहीं लिखोगे तो वो कैसे कंप्लीट होगा? वो तो आपका इनकम्प्लीट रहेगा डेरिवेशन। क्लियर? वो काम नहीं करेंगे हम बिल्कुल। तो आराम से आप समझते हुए चलो, क्या काम? माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, जो कि हमने दिखाया, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अब देखोगे यहाँ पर ध्यान से, अब इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु, आपको ये पी दिख रहा है, बोलो। अब बस थ्योरी इतनी आसान होती है, फिगर को देख देख के लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितना आसान काम है। तो लिखना स्टार्ट करें, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। उसके बाद क्या लिखोगे आप? तार से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई। तो ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग आ गए। थ्योरी फिर से समझ लो, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसा कि फिगर में। माना एक अनंत लंबाई का तार है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर? अब समझो ध्यान से। अब हम लोग लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव। क्या लिखेंगे? अतः क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब कुछ चीजें समझ लो, डाउट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर एक आपका ये लघु क्षेत्रफल अवयव दिया गया है। लघु क्षेत्रफल अवयव का मतलब हमने क्या बताया, किसी भी पूरी आकृति का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, छोटी सी जगह आप ले लोगे, उसको कहते हैं लघु क्षेत्रफल अवयव। तो इस लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण हम लोग पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। एक चीज और समझो, यहाँ पर अगर आप गौर से थोड़ा देखोगे क्या, कि जिस दिशा में आपका वेक्टर ई है उसी दिशा में डी, यानी ई और डी के बीच का एंगल गौर से देखो कितना बन रहा है, थीटा। आपको पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, क्योंकि थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। अब क्या लिखा हमने, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला। हमने क्या सिखाया, जब लघु क्षेत्रफल लोगे तो आपका वैद्युत फ्लक्स भी लघु होगा, यानी डी फाई ई। डी हम वहां पर जोड़ते हैं जहां लघु क्षेत्रफल लिया जाता है, या लघु यानी छोटी या स्मॉल चीजें जहां पर हम लोग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, लघु। तो लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब बस इसके आगे की कहानी इतनी आसान, अगर आपने पहले के डेरिवेशन पढ़े होंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी फाई ई बराबर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब हमने आपको क्या सिखाया, डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अभी आपको हमने फिगर में बताया था कि थीटा का मान क्या होगा, 0। कैसे पता चला, फिगर में आप गौर से देखोगे तो जिस दिशा में ई है उसी दिशा में डी है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप जब 0 रखोगे, यहाँ पर जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान सबको पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर सिर्फ आ जाएगा ई डी ए। डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए। फिर इसके बाद हमने आपको क्या कहानी सिखाई है, हमने कहा जब इस डी को हटाना हो तो हम लोग जोड़ देते संपूर्ण पृष्ठ के कारण। लिख देंगे यहाँ पर संपूर्ण गौसियन पृष्ठ। क्या लिखोगे, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से, बस इतना लिख दो शॉर्टकट में। यहाँ आप शॉर्टकट अपना सकते हो, क्या, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ या संपूर्ण गौसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण के लिए निकालोगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, तो फाई ई बराबर संपूर्ण में क्या करते हैं, इधर इंटीग्रेशन लग जाता है, ये हो जाएगा ई डी ए। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या, आपकी जवाब आएगा कोई समस्या नहीं है, समझते हुए चल रहे होगे अगर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ई को बाहर निकाल लीजिए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई डी ए। यानी अब आपको चाहिए आकृति का क्षेत्रफल। अब अगर हम वापस आकृति पर जाएं, अब यहाँ पर आप देखो कि ये आकृति आपको कैसी दिख रही, क्या ये आपको बेलन के जैसा नहीं दिख रहा है। क्लास 10th की मैथ में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ये क्या है, एक बेलन। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो। यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। तो ये आपने 2 पाई आर एच पढ़ा था, क्लास 10th की मैथ याद करो, अपनी शक्तियों को जगाओ, जो पिछली क्लास में पढ़े थे वही सब काम आने वाली है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब एक चीज यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमको, क्या, कि वहां पर हम लोग जो बेलन की ऊंचाई होती थी वो एच मानते थे। क्या मानते थे, एच। ध्यान से समझने का प्रयास करो। और यहाँ पर आपने ऊंचाई क्या मानी, यानी हाइट को ही तो आपने एल माना है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ आएगा वो आएगा 2 पाई आर एल। बोलो ये कहानी समझ में आई कि नहीं। मतलब कहने का ये कि जब 2 पाई आर एच जो आप फार्मूला याद किए हो, वहां पर ऊंचाई क्या मानते थे, एच। अब ऊंचाई क्या मानी है, एल, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फाई ई इक्वल ई, और यहाँ पर स्टार बना के लिख लो, क्या, इसकी जगह पर हम लोग रखने जा रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन ए और डी ए की जगह पर रखने जा रहे हैं हम लोग 2 पाई आर एल। समझ में आ गया ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर जरा रख दीजिए, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक हम इसके पहले मान चुके थे समीकरण। यहाँ पर आप देख रहे हो Q इक्वल लेमडा एल। क्लियर। अब देखो करेंगे क्या, हर एक डेरिवेशन में जितने भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, सब में हमको सिर्फ वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद लगाते हैं गॉस की प्रमेय, दोनों की तुलना कर देते, फाइनल आंसर आ जाता। बहुत आसान है। मतलब हमारे कहने का ये हुआ कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, गॉस की प्रमेय से। ठीक, गॉस की प्रमेय क्या होती है, पढ़ा है आपने, फाई ई इक्वल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस की प्रमेय क्या सीखी थी इसके पहले लेक्चर में। गॉस की प्रमेय अगर नहीं देखी तो पहले वो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में गॉस की प्रमेय आती है
तो फिर उसके अनुप्रयोग नहीं आएंगे, अगर अनुप्रयोग आते तो प्रमेय नहीं। इंपॉर्टेंट दोनों कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या आ सकता है, तो पढ़ के हमको पूरा जाना है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/ε0। अच्छा, इसके पहले आपने यहाँ पर क्या देखा कि Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल। Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का जब आप यूज करोगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q की जब क्या रखोगे, लेमडा एल, और नीचे क्या हो जाएगा ε0, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। पूरी कहानी फिर से समझ लो, यानी कहने का मतलब हमने लिखा माना अनंत लंबाई का एक समानावेशी तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से 8 दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर अतः क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स DA लोगे तो फाई के साथ D रखोगे, D फाई बराबर EDA cos थीटा, डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। E और DA के बीच का कोण कितना था, 0, 0 रख दिया, cos 0 का मान D फाई बराबर EDA आ गया। फिर D को हटाना है तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, तो फाई E इक्वल इंटीग्रेशन लग जाएगा संपूर्ण के लिए, इधर से D हटेगा उधर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन EDA हो जाएगा। अब DA यानी आपका क्षेत्रफल। फिगर में आप देखोगे कि जो आकृति है आपकी वो है बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। वहां पर h लेते थे फार्मूले में 2πRh, h की जगह पर l शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है l। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में रख दिया 2πRL, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर गॉस की प्रमेय लगाए, गॉस की प्रमेय में Q को हटाना है और Q की जगह पर रखना है जो आपने यहाँ पर निकाला था Q इक्वल लेमडा एल। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे फाई ई बराबर Q बटे। अब आप देखोगे समीकरण 2 और समीकरण 3, ये भी गौर से देखो फाई ई है और ये भी फाई ई है, दोनों के अगर LHS साइड बराबर है तो RHS साइड तो बराबर होंगे, दोनों के बस कंपेयर करना है, हमारी प्रूविंग हो चुकी है। क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक, अब देखो ध्यान से, समीकरण जो आपका एक था वो था फाई ई बराबर ई और इंटू 2πRL, और समीकरण जो 2 था आपका वो क्या था, Q की जगह पर लेमडा लग दिया था बटे ε0। इन दोनों की आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो जैसे ही आप कंपेयर कराओगे, इधर फाई ई इधर फाई ई, तो ये हो जाएगा E इंटू 2πRL बराबर लेमडा एल बटे ε0, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो कटने वाला है काट दो, L से L कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/2πR, ये 2πR नीचे आ गया, इंटू लेमडा बटे ε0। जितनी कहानी समझ में आएगी ना, आप थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो, तो E इक्वल हो जाएगा 1/2πε0, 2πε0, तो ये हो गया लेमडा बटे R, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और यही आपकी फाइनल प्रूविंग होती है। यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड। बोलो डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं। एक और थोड़ा सा ट्विस्ट, कभी कभार अथवा इसको हम लोग अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा दे, तो यहाँ जब 2 का भाग दोगे 4πε0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा बटे R, और मात्रक इसका अभी भी न्यूटन प्रति कूलम रहेगा। फिर से समझ लो, 2 का गुणा 2 का भाग करे तो ऊपर 2 लेमडा हो जाएगा, नीचे 4π। इसको ऐसा क्यों किया है, इसको इस वजह से ऐसा किया है क्योंकि हम लोगों को इसका मान सदैव पता होता है, क्या, 1/4πε0 इक्वल कितना होता है 9 × 10⁹, और इसको कहते हैं कूलम बल नियतांक। कई विद्यार्थियों को इसका नाम नहीं पता होता है। कूलम बल नियतांक 9 × 10⁹, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपने पहले चैप्टर में ढंग से पढ़ा होगा। क्लियर, तो ये इसकी होती है प्रूविंग। इसका सदिश स्वरूप लगे हाथों लिख लीजिए, तो यहाँ पर इसका लिखोगे सदिश स्वरूप। क्या लिखोगे, सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप में वेक्टर मतलब सजावट करनी इसकी, वेक्टर इक्वल 1/4πε0 2 लेमडा बटे R, और यहाँ पर R कैप कर दोगे। ठीक, नीचे भी R रहेगा, ऊपर R कैप रहेगा। अब ये ना सोचना कि R कैप से R कट जाएगा तो नीचे तो R खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो R कैप होता है आपका ये होता है वेक्टर R बटे R। तो जब भी R कैप कहीं पर मिल जाए, किसी भी डिजिट पर कैप लगा तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि R कैप इक्वल क्या होता है वेक्टर R बटे R, R से R कट जाएगा, यानी उसका मतलब वहां पर सिर्फ 1 है। सदिश स्वरूप में ऐसी चीजें लिखी जाती हैं। अब आप बोलिए कोई समस्या तक, और इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे पसीना नहीं बंद हो रहा है। ठीक, पढ़ाने का मजा तभी है जब तक पसीना ना बहे, और पसीना बहे तो फिर जो बॉडी एकदम अंदर से चीजें निकलती है ना, उसमें मजा आ जाएगी आपको।
और आपको भी इसी तरीके पसीना बहाना, मेहनत करनी। 3 से 4 दिन बाद जुलाई आने वाली है और आपको सबसे ज्यादा बैकलॉग की प्रॉब्लम होगी। बैकलॉग समझते हो? बैकलॉग का मतलब कि जहां आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होगे या कहीं भी आप पढ़ने जा रहे होगे तो वहां चीजें आगे आगे चल रही हैं, आप बहुत पीछे हो, क्योंकि सत्र हमारा 1 अप्रैल से चालू हो जाता है और कुछ लोग जुलाई से जाना चालू करते हैं, स्कूल हो चाहे कोचिंग। तो बैकलॉग की समस्या आपको इस चैनल पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखा होगा हमने डायरेक्ट फिजिक्स को पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, थ्योरी डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद में सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही कर करके पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ आपको पढ़ाई जाएगी। मैथ भी चालू हो चुकी है, आप देख रहे हो 2 लेक्चर हो चुके हैं और रिलेशन एंड फंक्शन के, जहां हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन किए और आने वाले समय में धीरे धीरे 40 से 50 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के निपटाएंगे और उन्हीं से आपका पेपर फंसेगा। पहले चैप्टर का कोई एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके उन प्रश्नों से बाहर आए। बस आप धैर्य बनाए रखो, मेहनत करते रहो। फिलहाल में इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें अच्छी लग रही तो एक आपसे बस लाइक चाहिए और शेयर चाहिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लासमेट को शेयर कीजिए, या रिश्तेदारी में कोई आपके जो 12th में हो उसको शेयर कीजिए, ताकि उनको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएं। शुरू में आपसे हमने वादा किया था कि फिजिक्स रटाएंगे नहीं, फिजिक्स सिखाएंगे, और आप देख रहे हो कि फिजिक्स सिखाने का ही प्रयास किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल भी रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम जान झोंक दीजिए यूपी बोर्ड को फोड़ने के लिए, और आप हमको पूरा यकीन है कि आप फोड़ के होंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।